तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले यूनिट जो यूनिट 3 का हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट पार्ट किया था, आज सेकंड पार्ट कर रहा हूँ उसी को आगे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर को कवर करेंगे। वह पहला है क्या, भोजन उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और दूसरा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो चलिए भोजन उत्पादन की बात करते हैं। भोजन उत्पादन कहाँ से होता है, कैसे होता है? भोजन उत्पादन जो है वो हम लोगों को भोजन की प्राप्ति 2 जीवों से होती है, पौधों से और जंतुओं से। ओके, तो पहले पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पौधे के बारे में बाद में जानेंगे, हम लोग पहले जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो जंतुओं का जो भोजन के उत्पादन के लिए पाला जाता है उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। ओके, और पशुपालन की परिभाषा को देखा जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भोजन प्राप्ति करने वाले या भोजन प्रदान करने वाले जीवों को पशुओं को पालना, उसके भोजन एवं उसके आवास एवं उसके रोग निदान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन। पशुपालन में मुख्य रूप से जो ये आता है वह है डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, उसके बाद मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन। तो डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है? तो डेयरी फार्म प्रबंधन है कि दूध प्रदान करने वाली या दूध उत्पादन करने वाली जीवों जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का पालन करना, उसके भोजन आवास की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, डेयरी फार्म प्रबंधन। अब डेयरी फार्म प्रबंधन पे नोट्स लिखने के लिए पूछता है, संक्षिप्त निबंध, तो परिभाषा लिख देना है। और डेयरी फार्म प्रबंधन में अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे, तो उन्नत नस्ल की गाय भैंसों का पालन करेंगे, और उसके बाद जो है उसके भोजन, उसको संतुलित आहार मिले, इसकी व्यवस्था करना है। तो पशुओं का आवास हवादार होनी चाहिए, आवास में मल मूत्र निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और जल, स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है पशुओं का भोजन। पशुओं के भोजन में शांत पदार्थ, रुक्षांश एवं हरे चारे की उचित मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। अब भोजन आवास और के साथ साथ जो जरूरी है वह है उन्नत नस्ल। तो हम लोग देख लेते हैं नस्ल। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गाय की उन्नत नस्लें। तो गाय की 2 तरह की उन्नत नस्लें होती है, देसी और संकर नस्लें। गाय की जो देसी नस्ल है वह है साहिवाल, रेड सिंधी, थरपाकर, ये सभी गाय की उन्नत नस्लें हैं जो अधिक दूध उत्पादन करती है। और अगर हम संकर नस्लों की बात करें तो गाय की संकर नस्लों में एचएफ, हॉल्स्टीन फ्रीसियन, करन स्विस, करन फ्राइस, ये सभी क्या है, गाय की उन्नत नस्लें हैं जो अधिक दूध उत्पादन करती है। ओके, भैंस की उन्नत नस्लों की बात करें तो मुर्रा, नागपुरी, सुरती, ये सभी भैंस की उन्नत नस्लें हैं। और बकरी की अगर हम बात करें तो जमुनापारी। क्लियर? अब आते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? तो मांस एवं अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, बतख, टर्की इत्यादि जीवों को पालन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग प्रबंधन कहलाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग अधिक उत्पादन के लिए उच्च नस्ल की मुर्गियों का पालन करना चाहिए। और मुर्गियां 2 तरह की होती है, एक अंडे देने वाली मुर्गी और एक मांस के लिए। अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं, अंडे की प्राप्ति के उद्देश्य से पालन जो मुर्गी कहा जाता है उसे कहा जाता है एग लेयर्स, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और मांस के उत्पादन की दृष्टि से जो मुर्गी पाला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रॉयलर मुर्गी कहा जाता है। तो मुर्गी की उन्नत नस्लों को देख लेते हैं। मुर्गी की जो कुछ उन्नत नस्ल है वह ILH 82, B77, ये मुर्गियां साल में 260 अंडे तक देती है, 250 से 260 अंडे देती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग मुर्गियों में या कुक्कुटों में होने वाले कुछ रोग। कुक्कुटों में होने वाले प्रमुख रोग हैं वह है हैजा, रानीखेत और बर्ड फ्लू, जो कि आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। ओके, और इसी तरह से पशुओं में भी कुछ रोग लगते हैं। डेयरी फार्म में जो पशु पाला जाता है उसमें भी कुछ रोग लगते हैं। तो उसमें जो प्रमुख रोग है वह है मुख एवं खूर रोग। क्या? मुख एवं खूर रोग, चेचक, ये सभी रोग होते हैं पशुओं में, जिससे बचाना जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम लोग मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन क्या है? मधु, शहद काफ़ी शक्तिशाली होता है, औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मधु का उत्पादन, शहद की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों का छत्तों का रखरखाव एवं पालन करना क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी के पालन के लिए कुछ जानकारी ये जरूरी है
कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती है। एक रानी मक्खी, दूसरा सेवक मक्खी या श्रमिक मक्खी, और तीसरा नर या ड्रोन मक्खी। ओके, सभी का कार्य अलग अलग है, कार्य पूछा जाता है। ओके, तो नर या ड्रोन मक्खी जो है वह रानी मक्खी के साथ रानी मक्खी को निषेचित करती है और रानी मक्खी अंडा का उत्पादन करता है। तो रानी मक्खी का कार्य क्या है? अंडा उत्पादन करना। और ड्रोन या नर मक्खी का कार्य क्या है? निषेचित करना। ओके, रानी मक्खी को। और बाकी जो श्रमिक मक्खियाँ या सेवक मक्खियाँ हैं उसका वह श्रम का विभाजन होता है, विभिन्न प्रकार के जो उसके छत्ते का निर्माण, शहद निर्माण, ये सभी कार्य करने का कार्य करती है हाँ श्रमिक मक्खियाँ। अब उसके बाद जो है वह मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मछली हमारे देश में प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे भोजन में और मानव कल्याण में मत्स्य पालन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या का प्रमुख भोजन मछली है। ओके, हमारे देश में 2 तरह की मछलियाँ पालन किया जाता है, एक लवण जलीय मछली और लवण जलीय या मृदु जलीय मछली। लवण जलीय मछली जो है वह समुद्र में पालन किया जाता है। इसमें प्रमुख जो मछलियाँ वह रेहू, हिल्सा, पम्पलेट इत्यादि। और जो मृदु जलीय मछलियाँ हैं उसमें रेहू, कतला, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप, सिंघी, गरई इत्यादि। ओके, और मछलियाँ जो है वह मानव कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का वर्णन करें, या मानव कल्याण में पशुपालन किस प्रकार उपयोगी है। तो ये जो भी पशुपालन है उससे हमें 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है। एक तो यह हमारे लिए आर्थिक जो उत्पादन है, अर्थ प्राप्ति, आर्थिक माने पैसे प्राप्ति का साधन, और दूसरा भोजन। तो इसको हमें अपने आंसर में लिख देना है। इसका परिभाषा के साथ अगर हम इन बातों को लिख देते हैं, भोजन की प्राप्ति होती है, आर्थिक उपार्जन होता है, तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब है नस्ल, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अधिक उत्पादन के लिए नस्ल जरूरी है, पोल्ट्री फार्म में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी। तो नस्ल क्या है? तो पशुओं का या जीवों का ऐसा समूह जिसमें आपस में संकरण कराया जा सकता है, आपस में प्रजनन कराया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नस्ल। और यही प्रजनन के द्वारा उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। और उन्नत नस्ल के लिए भी जो विधियाँ अपनाई जाती है वह है पादपों में उन्नत नस्ल के लिए ये पादप प्रजनन, और पशुओं में उन्नत नस्ल के लिए पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग अपनाया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग क्या है? तो 2 नस्लों के पशुओं के बीच संकरण कराना कहलाता है पशु प्रजनन। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतः प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन। जब एक ही नस्ल के जीवों के आपस में श्रेष्ठ नर और मादा का संकरण कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतः प्रजनन। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या है? 2 माने नस्लों के जीव, एक ही जीव के 2 अलग अलग नस्लों के बीच में संकरण कराना कहा जाता है बाह्य प्रजनन। ओके, पशु प्रजनन के लिए जो जरूरी आवश्यक चीज है वो एक प्रक्रिया अपनाया जाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृत्रिम वीर्य सेचन पर संक्षिप्त निबंध लिखें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है? तो कृत्रिम वीर्य सेचन पशु प्रजनन की एक तकनीक है जिसमें श्रेष्ठ नरों से कृत्रिम तरीके से शुक्राणु को निकालकर और कृत्रिम तरीके से उसी नस्ल के मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। इसके लिए पशु के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हम लोग पादप प्रजनन और पादपों से भोजन प्राप्ति। तो पौधों से यानी फसलों से जो मुख्य रूप से भोजन प्राप्ति होती है उसमें चावल, गन्ना, मक्का, गेहूँ इत्यादि है। तो चावल की कुछ जो प्रमुख नस्लें, उन्नत नस्लें हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। यानी धान की जया, साबरमती, बाला, कृष्णा इत्यादि जो है वह धान की कुछ उन्नत नस्लें हैं। और उसी तरह से गेहूं की कुछ उन्नत नस्लें सरबती, सोनोरा, कल्याण, सोनोरा 64, लेरमा, रोजो, ये सभी ये गेहूं की उन्नत नस्लें हैं। अब आते हैं हम लोग हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। 1960 के दशक में हमारे देश की
फसल उत्पादन की जो क्षमता थी वह काफ़ी कम थी। इसलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा उन्नत नस्ल के फसलें विकसित किया गया, जिसके फलस्वरूप भोजन उत्पादन में काफ़ी तीव्र वृद्धि हुई, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं इस यूनिट के तीसरे यूनिट के लास्ट चैप्टर जो है वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या है? तो वैसे जीव जिसे हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में काफ़ी योगदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव का हम लोग काफ़ी उपयोग करते हैं। तो क्या क्या उपयोग है वो हम लोग देखते हैं। घरेलू उपयोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव के घरेलू उपयोगों पर प्रकाश डालें। तो कैसे प्रकाश डालें? तो सूक्ष्म जीवों का जो घरेलू उपयोग है, हमारे घरों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, याद रख लेना है, लैक्टोबैसिलस, पॉइंट टू बी नोटेड। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग दूध से दही जमाने में किया जाता है। इडली डोसा बनाने में, छोला भटूरा बनाने में, जलेबी बनाने में, पनीर बनाने में इत्यादि व्यंजनों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यह है हमारा घरेलू उपयोग। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। औद्योगिक उपयोग जो है बेकरी उद्योग, ओके, विभिन्न जो बिस्किट एवं केक्स वाली जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो ताकि पावरोटी या डबल रोटी हो, स्पंजी हो, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किण्वित पेय पदार्थों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। टीका निर्माण में, विभिन्न रोगों के वैक्सीन, ओके, वैक्सीन के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, ओके। और विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए एंटीबायोटिक दवा बनाने में भी उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की दवा की जो खोज है वह सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना हुआ था पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, ओके। कुछ प्रमुख जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सभी को आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। अब जो सूक्ष्म जीवों का जो अगला उपयोग है वो हम लोग जानते हैं कि बायोगैस के निर्माण में। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस है कि ये जीव जंतुओं के मलमूत्र एवं सड़े गले पेड़ पौधों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के परिणाम स्वरूप एक गैस निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं बायोगैस। इसे साधारण भाषा में गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसों की प्रधानता होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में स्ट्रीट की लाइटिंग करने में, यानी गलियों को, सड़कों को रोशनी करने में किया जाता है। और बायोगैस के निर्माण में मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो जानते हैं बीओडी। फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? नोट्स लिखने के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीओडी जो है यह जल में मौजूद कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है, ओके। बीओडी 1 लीटर जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा उपयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं बीओडी। अगर किसी जल में बीओडी अधिक होती है, बीओडी, तो उस जल में कार्बनिक प्रदूषकों की मात्रा भी अधिक होती है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का और अन्य उपयोग क्या है। तो जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। हमारे खेतों में पीड़कों के नियंत्रण के लिए, कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए हम लोग रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं, जो वायुमंडल के लिए हानिकारक होता है, प्रदूषक होता है, और ये किसानों के लिए भी अधिक कॉस्टली हो जाता है, जिसके लिए कुछ सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा पीड़क रहित पौधा तैयार किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी मक्का इत्यादि। अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, जैसे राइजोबियम जीवाणु, यह दलहन पौधे की जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसी तरह से एक है माइकोराइजा, मक्का के जड़ों में कवक मूल के द्वारा एक सहजीवी संबंध बनता है, जिसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? मक्का एवं कवक मूल के बीच में एक सहजीवी संबंध है, जिसे कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। माइकोराइजा
धरती में यानी मिट्टी में फास्फोरस का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 वीडियो में यूनिट 3 का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है। आप लोग इसे ध्यान से देखें, 2 बार 3 बार देखें। सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे। इसी ये यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर पे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संस्थान है शिक्षा वाटिका साइंस कोचिंग, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।